सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेप्स इन अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हालांकि यहाँ पे टॉपिक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए दिया हुआ है, लेकिन स्टेप्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में लगभग सेम होते हैं, बस मेथड में चेंजेस होता है। और ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसी मटेरियल का तथा उसके अवयवों का एनालिसिस किया जाता है, ये तो आपको मालूम है। इसके लिए सैंपल कलेक्शन से टेस्ट तथा उसके रिजल्ट प्राप्त होने तक का जो प्रोसेस होता है उसको एक विशेष स्टेप से गुजरना पड़ेगा, है ना, जिसको रिसर्च एनालिटिकल मेथडोलॉजी कहा जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है एनालिटिकल मेथडोलॉजी में, जनरल क्लासिकल मेथड हम यूज़ करते हैं इसमें, है ना। हालांकि इसको हम क्लासिकल मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्लासिकल मेथड के साथ में कुछ इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी यूज़ करते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या है, आपको क्वांटिटी निकालना रहता है, ठीक है। क्वांटिटी निकालना रहता है कि एक्चुअली में वो कितना मात्रा में है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा। So we can say that a complete analysis actually consists of 5 major steps, ठीक है। 5 स्टेप जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो इसको पूरा करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। सैम्पलिंग, पहले तो सैम्पलिंग आपको कैसे करनी है। डिसोल्यूशन ऑफ द सैंपल, कन्वर्जन ऑफ द एनालाइट इनटू अ फॉर्म ऑफ सुइटेबल फॉर मेजरमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजरमेंट, देन कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजरेबल, ये मेजर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं सैम्पलिंग क्या होता है। सैंपल आपको दो तरीके से देखने को मिलेंगे, होमोजीनस और हेटेरोजीनस, ठीक है। तो होमोजीनस सैंपल जो है उसमें ज़्यादातर दिक्कत नहीं होता, सैंपल आप पिक कर लो थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है। हेटेरोजीनस सैंपल में क्या करना पड़ता है, आपको बहुत सारे इसके अलग अलग एरिया में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको रैंडमली सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है, उसको मिक्स करके, ग्राइंड करके, उसको डिवाइड करके ना, सेपरेट डिवाइड एंड थ्रो का मेथड लगाना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा सा सैंपल आप भेजोगे, ऐसा सैंपल भेजोगे, ऐसा सैंपल कलेक्ट करोगे जो आपको, आपका जो उद्देश्य है कि हाँ आपको आयरन डिटेक्ट करना है, आपको ग्लास डिटेक्ट करना है, आपको कुछ और डिटेक्ट करना है, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल है, कॉस्मेटिक्स का कुछ मटेरियल है, तो इन सब चीज़ों को जो कंप्लीट करे वैसा सैंपल आपको, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को कंप्लीट करे वैसे सैंपल आपको लेना है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द सैंपल, देखो सैंपल को जब तक आप डिजोल्व नहीं करोगे तो टेस्ट कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो सैंपल को पहले हम उसके छोटे मॉलिक्यूल में, छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ते हैं। तो नॉर्मल एसिड इसके लिए यूज़ होता है, HNO3, HCl इत्यादि, ठीक है। कभी कभी H2SO4 भी हम यूज़ करते हैं। उसमें कई बार एसिड फ्लक्स यूज़ करते हैं, बेसिक फ्लक्स का मेथड यूज़ करते हैं। और एक्वारेज है, जब जो मेटल्स या फिर कोई मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो HNO3, HCl, H2SO4 इत्यादि में डिजोल्व इसमें भी ना हो, तो हम एक्वारेजिया यूज़ करते हैं। 3 पार्ट HNO3 प्लस 1 पार्ट HCl। ये हमने पिछले वीडियो में भी ये सब टॉपिक पढ़ा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ द सैंपल, ठीक है। तो आप उसको भी देखोगे। एक्वा सॉल्यूशन, अब कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो क्या हो, सीधा सीधा वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, ठीक है। कई बार आपको BOD दिखता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कई बार आपको उसमें घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है, तो फिर आप उसमें कर सकते हो। या फिर एयर है, तो फिर एयर को क्या सॉल्यूशन बनाओगे, उसको फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। एयर को एब्जॉर्ब करा के, है ना, चारकोल विधि इत्यादि से एब्जॉर्ब करा के उसको सेपरेट करके टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है। इस प्रोसेस में क्या होगा, देखो जब भी हम सैंपल को डिजॉल्व करेंगे तो उसमें या तो कुछ रिएक्शन होंगी, जैसे कि रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। जैसे कि HCl एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HCl कई बार क्या करता है, कॉम्प्लेक्सेशन मेथड देता है, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन करा देता है बहुत सारे एलिमेंट के साथ में, ठीक है।
मतलब ये क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना देता है। तो उस चीज़ को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, है ना। तो हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैंपल को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजॉल्व करने के लिए इतने सारे हमारे पास केमिकल हैं, और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होता है हमारा, कन्वर्जन ऑफ द एनालाइट टू अ मेजरेबल फॉर्म। अब हमको क्या करना करना है, एनालाइट को मेजरेबल फॉर्म में चेंज कराना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो एनालाइट के साथ में जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स या फिर कह सकते हो इंटरफेरेंस, ऐसा मटेरियल जो एनालाइट को जब हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो उस समय ये डिस्टर्ब करे। इंटरफेरेंस ऐसे मटेरियल होते हैं जो एनालाइट के साथ साथ जब उसकी टेस्टिंग होती रहती है तब उसको डिस्टर्ब करने के का काम करे, या फिर वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर दे अपना, ठीक है। तो इसको हटाना होता है। जैसे आयन को हम क्या कर देंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, हाइड्राइड में कन्वर्ट कर देंगे और सेपरेट आउट कर देंगे, जिससे इंटरफेरेंस जो है निकल जाए, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम कुछ केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड भी हम लिक्विड में यूज़ करते हैं, प्रिवेंट फॉर इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस से बचने के लिए। फिजिकल सेपरेशन मेथड भी हम यूज़ करते हैं, पीपीटी निकाल लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। इसके साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, कि क्रोमेटोग्राफी कर देते हैं, वोलेटाइजेशन मेथड में कर देते हैं, वाष्पीकरण मेथड जिसको कहते हैं, वाष्पीकृत करके दूसरे जगह उसको ठंडा करके फिर से प्राप्त कर लेना, ठीक है। इससे कपूर को शुद्ध करना है तो गर्म कर देंगे तो कपूर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा ऊपर में। जब हम कैप लगा के रखे रहते हैं तो फिर ऊपर में जाके दीवार में वो जम जाता है। तो ये जो है वेपराइजेशन मेथड हो गया, है ना, वोलेटाइजेशन मेथड हो गया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कई जगह क्या होता है, सॉल्वेंट लेयर लेयर में जो है प्राप्त होता है हमको, ठीक है। तो उस लेयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें आयनिक मटेरियल हो, तो आयनिक मटेरियल्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, जैसे कुछ पिगमेंट हो, पिगमेंट को अगर हम सेपरेट आउट करना है तो हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे। इसके लिए भी सॉल्वेंट हम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, जैसे कि N-हेप्टेन, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी, ये सब दिख नहीं रहा है क्या, अच्छा चलो, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में N-हेप्टेन हम यूज़ करते हैं कई बार। अभी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट है जिसपे पिगमेंट का सॉल्युबिलिटी कितना है उसके आधार पे जो है क्रोमेटोग्राफी में कलर जो है सेपरेट आउट होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी माइक्रो टेस्ट में आता है। माइक्रो मतलब बहुत थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना हो तब की बात है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा मटेरियल चाहिए तो फिर आपके लिए आपको अलग, मतलब बड़े क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या है, कम मात्रा में हम स्टडी कर सकते हैं। उसको बड़े अमाउंट में स्टडी करने के लिए आपको गैस, थिन लेयर इत्यादि का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट कई तरह का हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको टेक्निक लेना पड़ेगा। टेक्निक में 3 टेक्निक जो है मेन है, टाइट्रोमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक और इंस्ट्रूमेंटल। टाइट्रीमेट्रिक में हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मेथड है एक्चुअली। इसमें नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। अब इसकी किसकी सहायता से हम टाइट्रेशन कर सकते हैं, पीएच डिपेंडेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिपेंडेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्री डिपेंडेंट कर सकते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि आप जानते हो, कई बार आपने किया है। तो ये इसमें जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर जो है टाइट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, कई बार कॉम्प्लेक्सोमीटर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पीएच और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में स्पेशल मशीनें होती हैं, पीएच को कन्वर्ट नापने वाला और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को नापने वाला, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक मेथड में हमको क्या करना पड़ता है, जो प्रेसिपिटेट हम जो निकाले रहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, तो उस प्रेसिपिटेट को नापना होता है, वेट करना होता है, सुखाना होता है, धोना होता है, ठीक है, फिल्टर करना होता है, फिर धो धा के सुखाना, उसके बाद वजन लेना। इंस्ट्रूमेंटल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कलरीमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, डबल एस, बहुत सारे टेक्निक के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है। तो यहाँ पे मेनली 2 तरह का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इसके अलावा पोटेंशियोमेट्री, पोलेरोग्राफ, पोलेरोग्राफिक टेक्निक, कॉलरीमेट्री, है ना, और कंडक्टोमेट्री,
तो ये सब चीज़ें हैं। और पोलारीमेट्री, ये पोलरोग्राफी था। रिफ्रैक्टोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इत्यादि क्या है, आप सब स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़े हैं, हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे पोलरोग्राफी क्या है, तो फिर उसके बारे में हमने अभी तक सीखा नहीं है, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डील नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको केवल एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये मेथड जो है होते हैं जिससे जो है मेजरमेंट जो है किया जाता है, ठीक है। अब कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजरमेंट। कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, नॉर्मलिटी निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, या वेट निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे, है ना। यही सब तो तरीका होता है निकालने का, कि अलग अलग मेथड से हम अलग अलग चीज़ें जो है निकाल लें, ठीक है। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से आप कई बार स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी कर सकते हो, है ना। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हालांकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है, लेकिन करते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में क्या होता है कि जो एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा उतना ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। कई बार हम इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ग्राफिक मेथड से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ग्राफिक मेथड से हम निकाल लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक द्वारा, है ना। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इंटरप्रिटेशन, जो कि एक केमिस्ट के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि आप टेस्ट करोगे, आपसे एरर होना मतलब होना ही है, एरर आपसे होगा ही होगा। कुछ परसेंटेज तक आप एरर करोगे ही करोगे, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं इस जितने भी प्रोसेस हमने पहले किए, सैम्पलिंग से लेके मेजरमेंट तक, ठीक है, सैम्पलिंग से लेके मेजरमेंट तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक होती रहती है। तो उस चूक को अपने विवेक के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको एरर को कम करना है, ठीक है, जिससे रिजल्ट जो है ज़्यादा एक्यूरेट आए। एक्यूरेसी आपने पढ़ा है, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट आए। और इसके लिए कई बार क्या होता है कि हम एक ही टेस्ट को कई बार दोहराते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं, जिससे जो हमारा रिजल्ट होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू के काफ़ी करीब आ जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका इंटरप्रिटेशन करना रिजल्ट का या मेजरमेंट का, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, केमिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ जो कितना सही आया है आपका रिजल्ट। कई बार हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं और कई बार हम क्या कर लेते हैं, पहले से जो एनालिसिस किया हुआ डाटा है उसका भी हेल्प लेते हैं कि उस डाटा से हमारा डाटा कितना मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, आपको लिखनी है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के तरीके से लिखने के लिए देखो मैं यहाँ पे कुछ टर्म से लिख दिया हूँ, ठीक है, कुछ टर्म से लिख दिया हूँ, बाकी चीज़ों को बोल बोल के समझा रहा था। तो आपको समझाना एक्चुअली है ना, लिखना आपको है, मेरा काम है आपको समझाना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरा काम समझाना है, मैं समझा देता हूँ। एग्ज़ाम आपको लिखना है और हर टॉपिक 10 मिनट 15 मिनट में कंप्लीट नहीं होता, कुछ लंबे टॉपिक होते हैं, जैसे कि ये लंबा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे वीडियो बना कितना 13 मिनट 14 मिनट का 15 मिनट का। तो आप एमएससी में हो तो आप एमएससी के लायक लिखना भी है आपको, ठीक है, और खुद से आंसर बनाने आना भी चाहिए, केवल दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।